हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। ये हमारा क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 लिख के आया है, बट हमारा जो ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो हम बात करेंगे ये है लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसमें हम लोग बात करेंगे साइज सेपरेशन एंड हीट ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी साइज रिडक्शन एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को कवर कर रखा है इन डिटेल। काफ़ी अच्छा वीडियो था वो, अब वहाँ से उसको जाके नहीं देखा तो एक बार देख लेना। चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फार्मास्यूटिक्स जीपैट 2025 एंड नाइपर 2025 क्रैश कोर्स के नाम से, आप वहाँ से देख लेना। इसमें हम लोग साइज सेपरेशन एंड हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। ठीक है, साइज सेपरेशन एंड हीट ट्रांसफर की बात करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और साथ में आप लोगों के लिए चैनल पे क्रैश कोर्स चल रहा है जीपैट एंड नाइपर 2025 के लिए फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी। दर सब्जेक्ट्स भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, तो और काफ़ी सबने कवर भी कर लिया है। और अब तो एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है कि 25 मई को आपकी एग्ज़ाम होने वाले हैं जीपैट के। तो बिफोर 25 मई, 1 मंथ बिफोर, हम 25 अप्रैल से पहले जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, इनके सिलेबस मैं कवर करा दूंगा आपको। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे जिन जिन सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट कवर नहीं होंगे उनमें मैं शॉर्ट में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 1 महीने में कंप्लीट रिवीजन एंड पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं विद इन बिफोर 25 अप्रैल। तो आप अपने दोस्तों के साथ क्रैश कोर्स को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो आ जाओ यार, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइज सेपरेशन एंड हीट ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं लेके जाएंगे, हम छोटे वीडियो में जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे। जितने जहाँ जहाँ पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा उसको मार्क कर लेना, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ यार, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले साइज सेपरेशन के बारे में। साइज सेपरेशन क्या होता है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि साइज सेपरेशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी पार्टिकल, मतलब जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको साइज के बेसिस पे सेपरेट आउट करते हैं। साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स इनटू टू और मोर पोर्शन बाय मींस ऑफ द स्क्रीनिंग सर्फेसेस। ठीक है, तो हम दो या दो से अधिक स्क्रीनिंग सर्फेसेस के मेथड से हम उसको वो करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। सिंपल सी बात है। साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम लोग सीविंग के नाम से जानते हैं, शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं, और क्लासीफाइंग और स्क्रीनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सीविंग, शिफ्टिंग, क्लासीफाइंग या स्क्रीनिंग, ये सारे इसके नाम से। अब साइज सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स सच एज डेंसिटी, शेप एंड साइज। ठीक है, मतलब क्या है कि हम किस बेसिस पे उसको सेपरेट करते हैं, उनका जो फिजिकल डिफरेंस है, जैसे पार्टिकल्स की साइज क्या है, पार्टिकल्स का शेप क्या है, डेंसिटी क्या है, उनके बेसिस पे हम उसको सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, साइज सेपरेशन। और ये हमारा, जैसे कि आपने किया भी होगा अपने बैचलर्स में, एक्सपेरिमेंट किया होगा सीव्स के थ्रू, अलग अलग ग्रेड्स की सीव्स आती हैं तो उसके थ्रू आपने ऐसे पास करके किया होगा साइज सेपरेशन, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं साइज सेपरेशन। ठीक है, इसके नेम्स आप डिफरेंट डिफरेंट नेम्स याद रख लेना, कभी कभी नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीविंग, शिफ्टिंग, क्लासिफाइंग और स्क्रीनिंग सब सेम ही है साइज सेपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अभी अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इससे रिसेंटली जीपैट 2023 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ग्रेड्स ऑफ पाउडर के बारे में। तो जीपैट 2023 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या है ये डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पाउडर की अगर हम बात करेंगे तो कितने ग्रेड होते हैं, मेनली कोर्स होता है। ठीक है, फिर होता है मॉडरेटली कोर्स, फिर होता है मॉडरेटली फाइन, फाइन एंड वेरी फाइन। ठीक है, ये मेनली हमारे पास कितनी 5 ग्रेड्स होती है। अब देखो कोर्स में क्या होता है कि पहले ये जो ऊपर की लाइन है आप इसको समझो, सीव थ्रू विच द ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, मतलब क्या है कि ऐसी ग्रेड की सीव जिससे सारे पार्टिकल्स पास हो जाए, और सीव थ्रू विच नॉट मोर देन 40% ऑफ द पार्टिकल्स पास, मतलब क्या है कि ऐसी सीव जिससे क्या हो कि 40% से ज़्यादा पास ना हो पाए। ठीक है, दो दो क्राइटेरिया हो रही है हमारी। एक हो रही है कि ऐसी सीव नंबर चाहिए जिससे हमारे सारे पार्टिकल पास हो जाए, और ऐसी सीव नंबर चाहिए जिससे 40% से ज़्यादा पास ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोर्स को लेंगे तो हम सीव नंबर 10 का अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है कि वो सारे पार्टिकल जो है वो उससे पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, 100% पास हो जाएंगे। बट अगर हम सीव 44 का यूज़ करेंगे तो उसमें 40% से ज़्यादा का पास नहीं होना चाहिए। अगर 40% से ज़्यादा का पास हो रहा है तो फिर वो कोर्स में नहीं आएगा। अगर 40% से कम 20-30% पास हो रहा है और इससे सीव नंबर 10 से 100% पास हो जा रहा है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, हम उसको रखेंगे किस कैटेगरी में, हम उसको रखेंगे कोर्स की कैटेगरी में। मतलब क्या होना चाहिए कि इस जो ये ग्रुप है, ये सी नंबर की जो कॉलम है, इससे 100% पास हो जाना चाहिए, और इससे जो है वो कितने होना चाहिए, वो लेस देन 40% पास होना चाहिए इससे। ठीक है, इससे लेस देन 40% पास होना चाहिए। तो कोर्स के लिए 100% पास होना चाहिए सीव 10 से, और लेस देन 40% पास होना चाहिए सीव 44 से। मॉडरेटली कोर्स के लिए 100% पास होना चाहिए सीव 22 से, और लेस देन 40% पास होना चाहिए सीव 60 से। मॉडरेटली फाइन के लिए 100% पास होना चाहिए 44 से, लेस देन 40% पास होना चाहिए 85 से।
फिर आता है हमारे पास क्या, फाइन जो होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये 85 से पास हो जाना चाहिए, और इसके लिए ये लेस देन 40% का स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, क्योंकि ये सारे फाइन और वेरी फाइन के अंदर आ जाते हैं, ठीक। और ये सारी चीज़ें हो गई 40% पास, और ये सारी चीज़, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये आपको याद रखना है कि किस सीव से कितने नंबर पास होने चाहिए, किस ग्रेड से आपको याद रखना चाहिए। आप देखो, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, एक इसका याद करने का तरीका ऐसा भी है कि आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। आप इसको याद रख सकते हो 10/44, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो 22/60 से, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो 44/85। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये लास्ट में 85 और 120 हो जाएगा, ठीक। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन। इस तरीके से क्या हो रहा है, साइज जो है वो डिक्रीज आउट हो रहा है, ठीक। और एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि जितनी बड़ा सीव नंबर होगा, उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है, उतना ही छोटा होता है जितना उससे जो पास होने वाले पार्टिकल्स या उसकी जो मैस साइज होती है वो उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इसकी देखेंगे ना, दोनों की अगर हम मैस साइज कंपेरिजन करें, तो जो सीव 10 की जो मैस साइज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.7 mm। सीव 10 की जो मैस साइज होती है वो 1.7 mm होती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करेंगे सी 120 की, तो इसकी क्या होती है, 125 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, 125 माइक्रोमीटर। अब दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, ये क्या हो रही है 1.7 mm में है, और ये 125 माइक्रोमीटर में है, तो कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उसका उसका साइज डिक्रीज होता रहेगा। अगर इसकी हम बात कर लें, तो इसका जो अपर्चर साइज होता है वो होता है कितना, 710 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे, तो इसका जो मैस अपर्चर साइज होता है, इसका होता है 355 माइक्रोमीटर। 85 सीप की अगर नंबर की बात कर लें, तो इसका हो जाता है कितना, 180 माइक्रोमीटर। अब देखो ऐसे ऐसे डिक्रीज आउट होता जा रहा है, इसका क्या होता हो जाता है 125 माइक्रोमीटर। समझिए बात को, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक मैस साइज है। अगर आप इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये इस स्लाइड में हमने इतना टाइम इसीलिए दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही पूछा गया, तो आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट हम बताएंगे साइज सेपरेशन में, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा किसका, स्टोक्स लॉ का, ठीक है। स्टोक्स लॉ का क्या होता है कि स्टोक्स लॉ का अगर हम कॉन्सेप्ट बात करें, तो स्टोक्स लॉ, व्हेन अ सॉलिड पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, द पार्टिकल सेटल डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v। जैसे कोई इस पार्टिकल को हम अगर लिक्विड में सस्पेंड करेंगे तो वेलोसिटी से नीचे जाएगा। इस वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंटेशन रेट। एंड इट इज फाउंड दैट at this rate of sedimentation depends on diameter of the particle, density of the particle, viscosity। सिंपल सी बात है, आपको ये फॉर्मूला याद रखो, वी Vp इज इक्वल टू रो पी माइनस रो डब्ल्यू डी स्क्वायर जी अपॉन 18 म्यू, जहाँ से वी क्या है कि पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी, जैसे सिंपल सी बात है, अगर हमने पार्टिकल को इसी लिक्विड में डाला, ठीक है, इस लिक्विड में ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, आप सिंपल सा अगर हम किसी वाटर में आप सैंड घोल के रख दो, तो थोड़े टाइम में क्या होगा कि वो सारा सैंड पार्टिकल जो नीचे सेटल आउट हो जाएगा। तो जो सेटल आउट होने की वेलोसिटी है वो क्या है, वो हमारा Vp है, पार्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी। पी क्या है, पार्टिकल साइज, सॉरी रो पी क्या है, पार्टिकल डेंसिटी है, रो डब्ल्यू है फ्लूइड की डेंसिटी, ठीक है। ये जो पार्टिकल की डेंसिटी है इसको हम लोग बोलेंगे रो पी, और इसकी जो हमारी किसकी, फ्लूइड की है, फ्लूइड में वाटर हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वो किसकी डेंसिटी है, वो हमारी किसकी डेंसिटी है, वो है हमारी रो डब्ल्यू। डी स्क्वायर क्या है, हमारा डायमीटर ऑफ द पार्टिकल है। जी जो है वो हमारा ग्रेविटी है, और म्यू जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ से जो रिलेशन निकल के आ सकता है कि क्या रिलेशन, कभी कोई डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ के जाता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है वो दोनों पार्टिकल एंड फ्लूइड की डेंसिटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायमीटर के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साथ में विस्कोसिटी के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी पार्टिकल को उसको सेम पार्टिकल्स, आप सेम सैंड के पार्टिकल ग्लिसरीन में डाल दो, सेम सैंड पार्टिकल्स वाटर में डाल दो, तो किसमें पहले डिजोल्व होंगे, सॉरी किसमें पहले सेटल डाउन होंगे, वाटर में। क्यों, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, ठीक है। तो ये एक स्टोक्स इक्वेशन है, आप ये याद रखो, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी आपको याद रखना है। यहाँ से एक शायद किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में या कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए गए थे, यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया था पार्टिकल डेंसिटी या फ्लूइड डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या दोनों के एक ऑप्शन उसमें था डिफरेंस ऑफ द पार्टिकल एंड फ्लूइड डेंसिटी। तो आपको ये याद रखना है कि डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट किसके कौन सी डेंसिटी है, वो डिफरेंस है, पार्टिकल डेंसिटी और फ्लूइड डेंसिटी का वो डिफरेंस है। ना तो पार्टिकल डेंसिटी को एलोन हम कंसीडर कर सकते हैं, ना फ्लूइड को कंसीडर कर सकते हैं, हम दोनों के डिफरेंस की डेंसिटी को कंसीडर करेंगे। समझ गए बात को, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कभी कभी क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे ये डी स्क्वायर है, इसको डी को आप क्या कर सकते हो, डी को आप आर में कन्वर्ट करके फिर यहाँ नीचे 18 की भी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उस तरीके से अलग अलग इसके हमारे क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस भी आ जाते हैं इसमें, तो हम उसको आप देख लेना, बट मेन जो इक्वेशन है वो यही, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग बात करेंगे कि
क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं साइज सेपरेशन के, सेपरेट करने के कौन कौन से मैकेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म्स ऑफ साइज सेपरेशन की अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले द वर्किंग ऑफ द मैकेनिकल सीविंग डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन द एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहला जो मेथड है वो एजिटेशन। अब एजिटेशन में भी हमारे तीन आते हैं, एक होता है ऑसिलेशन, दूसरा आता है वाइब्रेशन, तीसरा आता है जायरेशन। फिर आता है हमारे पास ब्रशिंग। ब्रशिंग के बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ साइज सेपरेशन। समझिए बात को। तो इसमें होता क्या है आपको, सबसे पहले आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन आपको पता ही है, आप देखो जैसे अगर ये हम बात कर लें कि जैसे ऑसिलेशन आपको पता ही है कि अब जो हमारा क्या होता है कि बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, जो रेसिप्रोकल मोशन होता है, मतलब पहले इधर जाएगा फिर इधर आएगा। ऑसिलेशन आपने देखा होगा, ऑसिलेट जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ऑसिलेशन का जो मोशन होता है, जैसे अगर यहाँ से हम किसी चीज़ को ऐसे इस पे वो कर दे तो ये इधर जाएगा, ठीक है, फिर इधर से इधर आएगा। इस तरीके से अगर अगर जैसे आपने आटा घर में वो आटा वो किया होगा, इस ऐसे ही चलने से होता है ना, तो उसको आप एक बार इधर ले जाते हो, एक बार इधर ले जाते हो, ऐसे 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 ऐसे, ये जो मोशन होता है वो होता है, क्या होता है कि हमारे पास ऑसिलेशन का मोशन इसको हम लोग बोलते हैं। वाइब्रेशन तो आपको पता ही है, ऐसे इलेक्ट्रिक उससे हम वाइब्रेट कर देते हैं। और क्या होता है कि जो जायरेशन में क्या होता है, जायरेशन में हम सीव को क्या करते थे, एक रबर माउंटिंग पे लगा देते हैं और उसके बाद उसको इसेंट्रिक फ्लाईव्हील से कनेक्ट कर देते हैं, तो वहां से वो उसका मोशन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, जायरेशन। आपको इन डिटेल इतना इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ब्रशिंग तो आपको पता ही है कि आपको ब्रश वो करना है, और सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब करो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आप उसको सेपरेट आउट करते हो, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म से आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ क्या है, जो सेपरेटिंग इक्विपमेंट्स हैं इससे क्वेश्चन आएगा। इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि जैसे आपको सिंपल सा ये दे देगा जो मैकेनिकल शेकर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो हमें मैकेनिकल सीवर है, सॉरी सीवर, वो एजिटेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसका जो पार्टिकल डायमीटर निकलता है, पार्टिकल डायमीटर निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्टिकल डायमीटर इसके ऐसे निकल के आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो यहाँ पे देखो पार्टिकल साइज में क्या दे दिया, पार्टिकल डायमीटर ग्राम में दे दिया। तो ग्राम में पार्टिकल डायमीटर कभी होता है, नहीं होता है। यहाँ पे सारा जितना भी आप ग्राम है इसको आप क्या कर दो, इसको आप माइक्रोमीटर कर दो। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये माइक्रोन के सिंबल वो थोड़ा ऐप चेंज होने की वजह से माइक्रोमीटर को ग्राम में कर दिया, ठीक है। तो आप इसको माइक्रोमीटर में कर लो सारे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइक्रोमीटर हो जाएगा। अब इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब जो एजिटेटर है वो किस पे बेस्ड है, वो सीविंग पे बेस्ड है। जो साइक्लोन सेपरेटर है वो किस पे बेस्ड है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। उसका जो पार्टिकल डायमीटर क्या निकल के आएगा, 2 to 50 माइक्रोमीटर। सेडिमेंटेशन टैंक जो है वो सेडिमेंटेशन पे बेस्ड है। उसका जो ग्रेविटेशनल है तो वो 5 माइक्रोमीटर, और सेंट्रीफ्यूगल दोनों दो चीज़ें होती है इसमें। अगर ग्रेविटेशनल जो सेपरेट आउट होता है वो 5 to 1000 माइक्रोमीटर हो जाता है, जबकि जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो सेपरेट आउट होता है वो हो जाता है हमारा क्या, 0.1 to 5 माइक्रोमीटर। इल्यूरेटर में क्या होता है, इल्यूट्रेटर में इल्यूट्रेशन जो होता है वो हमारा होता है, क्या होता है उसमें प्रिंसिपल होता है ग्रेविटेशनल सेंट्रीफ्यूगेशन। ये डायमीटर जाता है। देखो आप अगर पार्टिकल डायमीटर एक बार भूल भी जाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको ये सारे प्रिंसिपल्स याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। कि मैकेनिकल शेकर का एजिटेशन होता है, एजिटेटर का सीविंग होता है, साइक्लोन सेपरेशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेडिमेंटेशन टैंक का सेडिमेंटेशन होता है, इल्यूट्रेशन का जो होता है वो इल्यूट्रेशन होता है। समझिए बात को। तो ये आपको नहीं भूलना, ये आपको याद रखना है। और अगर आप पार्टिकल डायमीटर्स भी याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं रख रहे हो, भूल जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बट इतनी चीजें आपको ये याद रखनी, ठीक है। ये एक सेपरेटिंग इक्विपमेंट्स है। अब इनका थोड़ा सा कुछ और इन डिटेल हम बात करेंगे कुछ और इक्विपमेंट्स के बारे में जो और इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे किसके, इसमें फ्लो ऑफ सॉरी हीट ट्रांसफर पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो जो नेक्स्ट इक्विपमेंट्स की जो हमारे पास टेबल आती है वो कौन सी आती है, वो आती है ये जो इक्विपमेंट्स है इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। जैसे सबसे पहले शेकिंग स्क्रीन मेथड पे जो प्रिंसिपल है वो ऑसिलेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और ये अलाउड टू शेक इन रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया कैसे होता है। रोटेक्स स्क्रीन की बात करें तो रोटेक्स स्क्रीन में ऑसिलेशन, एजिटेशन एंड वाइब्रेशन तीनों देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो ग्रेनुलर मैट्रिसेस एंड पाउडर्ड फूड्स आर ऑल्सो साइज सेपरेटेड बाय द रोटेक्स स्क्रीन। साइक्लोन सेपरेटर की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये क्या होता है, सॉलिड फ्रॉम गैस के मतलब गैसेस से सॉलिड को सेपरेट आउट करने के लिए होता है। साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एयर सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एयर सेपरेटर्स आर ऑफन अटैच्ड टू द बॉल मिल और हैमर मिल। बैग फिल्टर, सक्शन एंड प्रेशर की बात होती है। बैग फिल्टर इज कनेक्टेड टू द डिस्चार्ज एंड ऑफ द फ्लूइडाइज्ड एनर्जी मिल। स्क्रबर्स में इनर्शियल इंपैक्ट एंड एब्जॉर्प्शन की बात होती है, ठीक है। देखो आप ये डिटेल अगर भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं, बट आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें ना। बाकी ये आप नेम और उसका जो प्रिंसिपल है उसको अच्छे से टेबल बना के लिख लो, वहाँ से उसको भूलना नहीं है, ठीक है। साइज जितने भी आपके साइज रिडक्शन के जो इक्विपमेंट्स थे, साइज सेपरेशन के जो इक्विपमेंट्स है, आगे भी हम जितने इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे उनको आप ऐसे सिंपल सा एक टेबल बना लो और वो सारी चीज़ें आप लिख लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिख के रखोगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। वैसे भी मैं कराऊंगा भी एट द एंड, जब हम रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें मैं करा दूंगा, बट आपको भी अपने एंड से करके रखना है, क्योंकि जब आप खुद से बना के रखोगे ना तो सारी चीज़ें आप कर लोगे। मे भी मेरे से कुछ एक दो चीज़ें मिस हो जाएं, बट आप अगर आप सारे बुक से नोट से निकालोगे तो आप सारा चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट चीज़ें थी किसकी, साइज सेपरेशन के बारे में। ज़्यादा कुछ इतना इसमें इन डेप्थ पढ़ाने को है नहीं, इसलिए मैंने इन डेप्थ बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, जितना मैंने स्लाइड में रखा बस आप इतनी चीज़ें रख लो, 2 पेज में आप साइज सेपरेशन खत्म कर लो।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे सारी सेपरेशन से देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, यही इतना इंपॉर्टेंट है। इसी से वो जो मैंने उसकी टेबल बताई थी ग्रेड्स ऑफ पाउडर की, उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई सारी सेपरेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फ्लो ऑफ हीट के बारे में, फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर या फ्लो ऑफ हीट, दोनों जिसको आप बोलो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में। इसी को कहीं कहीं फ्लो ऑफ हीट लिख देते हैं, सेम ही चीज़ है। when two objects at different temperature are brought in thermal contact, heat flows from the object at higher temperature to the object at lower temperature। सिंपल सी बात है, जब दो ऑब्जेक्ट को लेके आओगे जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट कहाँ से फ्लो करेगी, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट फ्लो होगी। सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक, वेन एवर अ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर, हीट फ्लो इनटू और लीव्स द सिस्टम। मतलब क्या कि जब क्या होता है कि जब फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये क्या करेगी, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम और लीव द सिस्टम। मतलब क्या, एक सिस्टम में हीट जो होगी वो फ्लो करेगी, दूसरे सिस्टम से निकलेगी। सिंपल सी बात है, जो हॉटर से तो कोल्डर की ओर वो फ्लो करती है। आपको इतना याद रखना है। अब मैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या क्या होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। अब कन्वेक्शन में भी दो होते हैं, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखनी है। ठीक, डेफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या हो रहा है कि कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रहा है। जबकि कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि जो हॉटर पोर्शन है और कोल्डर पोर्शन जो है वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। और रेडिएशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है। बस इतना ही है तीनों में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यही कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो आपका काम हो जाएगा। हम आगे देखते हैं, अभी मैं आपको इसको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, आप समझ जाओगे। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की। बात करें तो सबसे पहले कंडक्शन। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन पार्टिकल ऑफ द मैटर टू अनदर विदाउट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, विदाउट द एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग नहीं हो रही, बस ऑब्जेक्ट स्टडी ऑब्जेक्ट्स में है, बस उसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है विदाउट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इससे रिलेटेड क्या है, एक लॉ दिया हुआ है, फोरियर लॉ है। फोरियर्स लॉ में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ना, किसमें जो हीट फ्लो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड टेम्परेचर ड्रॉप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाथ फ्लो। मतलब क्या कि जो हीट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया और टेम्परेचर ड्रॉप की, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, पाथ लेंथ की। ठीक है, जितना, क्योंकि जितना ज़्यादा पाथ लेंथ हो जाएगा उतना ही हीट फ्लो क्या हो जाएगी, कम इफेक्टिव होता है। इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारा ए है एरिया ऑफ द परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो, डी टी टेम्परेचर ड्रॉप है, के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, और डीएल जो है वो थिकनेस है, और क्यू जो है वो हमारा हीट फ्लो, कितना हीट वहाँ पे फ्लो हुआ वो, उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए बात को। तो यहाँ पे अब डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी को हम T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो डी है इसको हम लोग T1 माइनस T2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नया इक्वेशन बन के भी आ सकता है, वो क्या बन के आ जाएगा, नया इक्वेशन आ जाएगा कि यहाँ डी से आप डी को T1 माइनस T2 से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि वो टेम्परेचर ड्रॉप की ही बात की जाएगी। ठीक है, आपको बस इसमें आपका क्या याद रखना है, आपको इसमें बस इसका इक्वेशन याद रखना है, बस कि फोरियर लॉ का इक्वेशन क्या होता है, बस आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये नेक्स्ट मोड ऑफ हीट कन्वेक्शन सॉरी। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू करंट्स। कन्वेक्शन अकर इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द हीट फ्लो इज अचीव्ड बाय द एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ द वार्मर पोर्शन टू द कूलर पोर्शन ऑफ द सेम मटेरियल। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल मिक्सिंग देखने को मिलती है कन्वेक्शन में। रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर द मैटर टू ट्रांसफर द थर्मल एनर्जी। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रांसफर होता है। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो थर्मल एनर्जी होती है वो करंट्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, और इसमें क्या होता है, एक्चुअल मिक्सिंग देखने को मिलती है वार्मर एंड कूलर पोर्शंस की। और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू यहाँ पे हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में ट्रांसफर होती है चीज़ें, तब आपको मैकेनिज्म प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसमें, कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में। अब हम बात करेंगे कि कैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है। ओके, तो अब ये देखो यहाँ पे आ जाएगा क्या, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन के बारे में। अब देखो कंडक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे चीज़ें चलेंगी। कंडक्शन में देखो, जैसे आप फ्लेम से पार्टिकल कनेक्ट हुआ, धीरे 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 पार्टिकल कहीं मूव नहीं कर रहा, धीरे धीरे वहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। सेम आप एक और यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ से जैसे जैसे फ्लेम से पार्टिकल गर्म हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो आगे की तरफ हीट कंडक्ट होती जा रही है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्शन। देखो यहाँ पे पार्टिकल की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, जैसे जैसे आप वहाँ पे ट्रांसफर का आगे करते जाओगे वो
मटेरियल जो है वो आगे की तरफ हीट होता जा रहा है, कलर चेंज देखने को आपको मिलेगा, ब्लू से रेड में कलर चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल सा कंडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, वो हीट का ट्रांसफर हो सकता है। देखो ये फ्लेम के पास हमने लगाया, पार्टिकल्स में धीरे 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 हीट आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे अगर, तो जैसे हमने यहाँ लगाया, ये धीरे 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 यहाँ से हीट आप देख रहे हो, ये ऐसे कि इस साइड से ट्रांसफर हो रही है। समझिए बात को। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्शन। नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे आगे कन्वेक्शन के बारे में, कि कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक। अब देखो सिंपल से यहाँ पे देखोगे क्या चीज़ है। आप देखो पहले नीचे वाले पार्टिकल गर्म हुए, फिर वो ऊपर मूव करेंगे, ऊपर मूव किए, ऊपर वाले पार्टिकल अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे। ऊपर वाले पार्टिकल्स क्या हुए, नीचे आए। अब ऊपर वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर वाले पार्टिकल्स हीट होंगे। फिर अब ये जो नीचे हीट हो गए, अब ये फिर ऊपर जाएंगे, और फिर ऊपर जो कूलर पार्टिकल्स बचे रहेंगे वो फिर से नीचे आएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेक्शन। कि इसमें एक्चुअल मिक्सिंग हो रही है हीट एंड कूल पोर्शन ऑफ द उसके, जो कि हीट एक्चुअल जो हमारा सॉल्यूशन है, जो इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, जो उसमें क्या हो रहा है, जो वार्मर पोर्शन है और जो कूलर पोर्शन है, उनकी एक्चुअल मिक्सिंग देखने को मिल रही है। देखो पहले नीचे वाले पोर्शन हीट हुए रेड कलर में, फिर वो ऊपर चले गए। अब वो जो ऊपर वाले कूल पोर्शन हैं वो क्या होंगे, वो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। अब वहां से क्या होगा, ये फिर से हीट होंगे, अब ये हीट होके फिर से ऊपर जाएंगे, और वो ऊपर वाले फिर से नीचे आएंगे। तो इस तरीके से जो एक्चुअल मिक्सिंग के थ्रू हीटिंग होती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं कन्वेक्शन। और रेडिएशन आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांसफर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया भी गया है। तो हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स में आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको बस ये याद रखना है कि एक्सचेंजर क्या होते हैं और इंटरचेंजर क्या होते हैं, और दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं याद रखना। अब देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है हीट एक्सचेंजर, दूसरा होता है हीट इंटरचेंजर्स। मतलब क्या होता है कि जो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि द डिवाइस इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड थ्रू अ मेटल वॉल। मतलब क्या है कि एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू मेटल वॉल्स, वो होता है हीट एक्सचेंजर। हीट इंटरचेंजर में क्या हो रहा है कि द डिवाइस यूज फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर और फ्रॉम वन गैस टू अनदर थ्रू अ मेटल वॉल, ठीक है। मतलब क्या है, ये एक लिक्विड से एक लिक्विड में जा रहा है, या एक गैस से एक उसमें लिक्विड में जा रहा है। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं क्या, हीट एक्सचेंजर और हीट इंटरचेंजर, दो चीज़ें होती हैं। आपको बस दोनों में क्या याद रखना है, दोनों के आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। मतलब क्या, क्वेश्चन इसी से पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट एक्सचेंजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट इंटरचेंजर। पता आपको ये याद रखना है कि हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं, हीट इंटरचेंजर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हीट एक्सचेंजर में आता है हमारे पास ट्यूबलर हीटर आता है, मल्टीपल हीटर्स आते हैं, फ्लोटिंग हेड, टू पास हीटर्स आते हैं हमारे हीट एक्सचेंजर में। हीट इंटरचेंजर्स की बात करें तो इसमें बैफल्स आता है, लिक्विड लिक्विड इंटरचेंजर्स आते हैं, और डबल पाइप हीट इंटरचेंजर्स आ जाते हैं। बस अगर आपको क्वेश्चन अभी तक इससे शायद 2011 या 12 में एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, बस आपको इतना नाम याद रखना है, बस बाकी इन डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग लास्ट और डिस्कस करेंगे, और हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वो है हमारी कौन सी, ब्लैक बॉडी एंड ग्रे बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, द बॉडी दैट रेडिएट द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी को रेडिएट कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्लैक बॉडी। नॉर्मली हॉट बॉडीज इमिट रेडिएशन, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ गिवन द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, और उसके लिए ये इक्वेशन उन्होंने दिया है कि Q इज इक्वल टू बी ए टी की पावर 4। अब यहाँ पे T डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे T1 माइनस, अगर दो टेम्परेचर डिफरेंस है तो T1 माइनस T2, T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 भी आप यूज कर सकते हो। तो दोनों इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ ये भी बन सकता है, Q इज इक्वल टू बी ए, फिर यहाँ आएगा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन आपके जिससे रिलेटेड, ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है। यहाँ पे Q आपकी क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, A इज द एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, T इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, एंड B जो है वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। ग्रे बॉडी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द बॉडी हुज एब्जॉर्बिविटी इज कांस्टेंट एट ऑल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एट गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या कि एक गिवन टेम्परेचर पे उसकी सारी की सारी जो एब्जॉर्बिविटी है वो कांस्टेंट रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। सॉरी, ये जो इक्वेशन था हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये जो हमारा इक्वेशन था ये ग्रे बॉडी का इक्वेशन था। ब्लैक बॉडी के लिए आपका यही रहेगा, यहाँ पे डेल्टा टी नहीं आएगा। यहाँ पे जो है ये ब्लैक बॉडी का, ग्रे बॉडी का इक्वेशन है। समझ गए बात को। तो ये ब्लैक बॉडी की बात हो गई और ये ग्रे बॉडी की बात हो गई। आपको बस इसका डेफिनेशन याद रखना है। इट इज डिफाइंड एज द, ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रेडिएट कर सके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और ग्रे बॉडी क्या होती है कि ऐसी बॉडी जिसका जो एब्जॉर्बिविटी है वो कांस्टेंट हो सारी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन पे एक गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। समझिए बात को। तो बस आपको इन दोनों के इक्वेशन याद रखने हैं, दोनों की डेफिनेशन आप एक एक लाइन याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी कभी अभी क्या हो जाता है कि जैसे ब्लैक बॉडी में हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा हो गया, ये इस, और ये इक्वेशन किसका, ये स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ठीक है। कौन सा है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, याद रखो, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट था हमारा क्या, हीट ट्रांसफर, और उसके बाद फ्लो ऑफ हीट, या हम हीट ट्रांसफर भी इसको बोल सकते हैं, साइज सेपरेशन, ठीक है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, 2 टॉपिक हमने और कवर कर दिए। फिर अब नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग खत्म कर देंगे। मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि 4 वीडियोज़ में इंजीनियरिंग खत्म होने वाली है। तो इससे इंजीनियरिंग खत्म, आपको समझ लो कि अबाउट 3 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे 4 वीडियोज़ अगर आप देख लोगे, और एक भी वीडियो आपकी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो अगर आप 4 वीडियो देख लोगे तो आपके 3 to 5 क्वेश्चंस आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपके इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाके आप हमारी PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे 2 वीडियोज़ में। उसके बाद हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट कर देंगे, और साथ में हम फार्माकोलॉजी में हमारा एंटी माइक्रोबियल चल रहा है, उसको भी हम विद इन नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोज़ हम लोग एंटी माइक्रोबियल्स भी बाइंड अप करके अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।